तो कैसे हो तुम सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये वीडियो वाकई में काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे हैं तो क्या कर रहे हो यार, जाओ और देखो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये चाहो तो मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। और अभी के लिए बस इतना ही। तो आओ यार, हम अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि थ्रिलर बाग में एक काफ़ी बड़ा धमाका हुआ था और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस आइलैंड पर सिर्फ कुमा ही है जो अकेला खड़ा हुआ है। और अब कुमा आगे की ओर बढ़ने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी अब लड़ने के काबिल नहीं है। कोई पत्थर के ऊपर है तो कोई पत्थर के नीचे, कोई उस पर फंसा हुआ है तो कोई उस पर दबा हुआ है। हर किसी की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अब कुमा लूफी के करीब पहुंच जाता है, पर उसका रास्ता एक बड़ा सा पत्थर ब्लॉक कर रही थी, तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा इजीली वहां से हटा देता है। इसके बाद कुमा लूफी को उठाने के लिए झुकता ही है कि तभी एक शैडो वहां आती है और कुमा पर काफ़ी तगड़ा अटैक करती है। और वो अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़ोरो था। और अब हमें दिखाया जाता है कि ज़ोरो के अटैक करने से कुमा के बाजू में जो कट लगा था वहाँ से एक मशीन बाहर आ जाती है। और ये देखकर ज़ोरो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वह कहता है, आखिर तुम हो क्या? क्या तुम फ्रैंकी की तरह एक साइबॉग हो? नहीं, तुम किसी भी स्टील से बहुत ज़्यादा मजबूत हो। और अब कुमा ज़ोरो की किसी भी बात का जवाब ना देते हुए किसी रोबोट ही की तरह अपने मुंह से एक बीम छोड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। ज़ोरो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से उसे डॉज कर पाता है और इन्हीं सब के कारण वो एक काफ़ी बड़े पत्थर से जाकर टकरा जाता है। और अब ज़ोरो उठने की कोशिश करता है और वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि कुमा की उस अटैक के कारण पीछे जो स्टील थी वो पूरी तरह से गल चुकी है। अब कुमा कहता है, साइबॉग हाँ मैं हूँ, पर मैं बिल्कुल भी साइबॉग फ्रैंकी जैसा नहीं हूँ। मैं गवर्नमेंट का अधूरा इंसानी हथियार हूँ, एक पैकीफिस्ट, यानी कोई ऐसा जिसे शांति और अमन पसंद है। वो ये पूरी दुनिया में लाना चाहता है। अब ज़ोरो कहता है, एक पैकीफिस्ट? अब कुमा कहता है, हाँ, मुझे बनाने वाला गवर्नमेंट का ही एक जीनियस साइंटिस्ट है, डॉक्टर विगापुंग। वो दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है। कहा जाता है कि उसका दिमाग अभी के समय से 500 साल आगे का है। अब ज़ोरो कहता है, डॉक्टर विगापुंग हाँ, उसने तुम्हें वाकई में काफ़ी कमाल की बॉडी दी है। तुम एक डेविल फ्रूट यूज़र भी हो। लगता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें शायद पता ही होगा कि मेरी बॉडी अब मेरा साथ नहीं दे रही। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता और तुम भी लूफी को ले जाने की ज़िद पर अड़े हुए हो। अब कुमा कहता है, माफ़ करना, पर मैं अब तुमसे और बातें शेयर नहीं कर सकता। अब ज़ोरो कहता है, तो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपना सिर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम लूफी को छोड़ दोगे। मुझे पता है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा इनाम नहीं है, लेकिन मैं दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनने वाला था। ये शायद सही रहेगा। और ये सुनकर कुमा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वह कहता है, क्या तुम सच में मरना चाहते हो उसके लिए, जबकि तुम्हारा खुद का इतना बड़ा सपना है? अब ज़ोरो कहता है, इस समय मेरे साथियों को मेरी ज़रूरत है और इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मेरे सपने का कोई भी मतलब नहीं अगर मैं अपने कैप्टन को ही ना बचा सकूं, क्योंकि लूफी वो है जो किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। उनके बीच ये कन्वर्सेशन हो ही रही थी कि तभी वहाँ सांजी आ जाता है और कहता है, रुक जाओ गधे, अगर तुम मर जाओगे तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारे सपने का क्या होगा? सांजी को वहाँ देख ज़ोरो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और तभी सांजी कहता है, ओए, इस हरी खोपड़ी की जान के बदले तू मेरी जान ले ले। मरीन वालों को अभी मेरे बारे में सही से पता नहीं। उन्हें पता नहीं कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं आगे चलकर इस ग्रुप का सबसे ताकतवर पायरेट बनूँगा। मैं ब्लैकफुट सांजी हूँ। और यारों, सांजी को देखने से लग रहा था कि वो बिल्कुल भी चलने के लायक नहीं है, क्योंकि वो लड़खड़ा रहा था। वो अपनी लिमिट में था। एक छोटा सा अटैक और वो ख़त्म। अब सांजी कहता है, तो अब तुम्हें किसका इंतज़ार है? मार दो मुझे, उसे छोड़ दो।
मैं हमेशा से दूसरों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था और अब मैं यहाँ शान से मरूंगा। और अब सांजी ज़ोरो से कहता है, ओए प्लीज़ उनको मेरा अलविदा कहना और माफ़ करना, लेकिन तुम्हें दूसरा कुक ढूंढना होगा। और अब ज़ोरो डायरेक्टली सांजी पर अटैक कर देता है। ये देखकर सांजी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि सांजी इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो सही से चल तक ना पाए। वह लड़खड़ा रहा था, एक अटैक और उसका खेल ख़त्म। और वैसा ही होता है, उस अटैक को खाने के बाद वह बेहोश हो जाता है। और अब ज़ोरो अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल कर कुमा के सामने फेंक देता है और कहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। उनके बीच इतनी बढ़िया दोस्ती को देखकर कुमा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वह कहता है, अगर मैं अभी स्ट्रॉ हैट को मारूंगा तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। अब ज़ोरो कहता है, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। और अब कुमा लूफ़ी को उठाते हुए कहता है, भरोसा करो, अभी के लिए मैं इसे कुछ नहीं करूँगा, पर बदले में मैं तुम्हें मौत दिखाना चाहता हूँ। और अब कुमा लूफ़ी को अपने हाथों से टच करता है और उसकी बॉडी से वही गुब्बारा निकलता है, बट इस बार वो गुब्बारा रेड कलर में होता है। और अब कुमा लूफ़ी को नीचे रखते हुए कहता है, अभी जो मैंने इसकी बॉडी से निकाला है वो दर्द और थकान है। ये सारा दर्द मौर्य के साथ लड़ाई के कारण जमा हुआ है। अगर इसकी जगह लेना चाहते हो तो इसका सारा दर्द अपने ऊपर ले लो। तुम पहले ही मरने के कगार पर हो, ये तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। लो थोड़ा संभालो। और इतना कहकर कुमा उस गुब्बारे में से थोड़ा सा टुकड़ा निकालकर ज़ोरो की ओर फेंक देता है। और वो टुकड़ा जैसे ही ज़ोरो के अंदर जाता है, ज़ोरो को उस दर्द का एहसास होता है, मानो उसका शरीर अभी फट जाए। इतना सब होने के बाद ज़ोरो नीचे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हाँफने लगता है। पर ज़ोरो दोबारा खड़ा हो जाता है और वो कहता है, मैं ये करूँगा, पर मुझे कहीं और ले चलो। और अब हमें दिखाया जाता है कि ज़ोरो उस बड़े से गुब्बारे के साथ बिल्कुल किसी सुनसान जगह पर अकेला है। और अब वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर अपना पूरा हाथ डाल देता है। और अब हमें उस आइलैंड के मेन गेट के पास दिखाया जाता है। वहाँ पे कुमा खड़ा होता है। वह कहता है, उसके सभी साथी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तुम्हारे बेटे से यही उम्मीद थी ड्रैगन। और अब हमें उस आइलैंड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी जिंदा थे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि लूफ़ी भी ठीक था। वह उछलने लगता है। वह कहता है, देखो मैं ठीक हूँ, पता नहीं कैसे, पर मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उसॉप कहता है, ये झूठ है, तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकते हो। और अब हमें सांजी को दिखाया जाता है। वह बेहोश था, पर अचानक उसे होश आता है। वह उठते साथ किसी को ढूंढने लगता है। और अब कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे ज़ोरो के स्वॉर्ड्स दिखाई देते हैं, पर ज़ोरो को वहाँ ना देख सांजी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और जंगल की ओर भागने लगता है। और ब्रूक सांजी को ये सब करता देख रहा होता है, मानो उसने ये सब कुछ नोटिस करा। और अब सीन दोबारा से सांजी की ओर शिफ्ट होता है। वह कहता है, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, आखिर वो गया कहाँ। और कुछ दूर आगे जाने के बाद सांजी ज़ोरो को ढूंढ लेता है। अब वह उसके करीब जाता है और कहता है, ओए क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था। और वो वॉलॉट कहाँ गया? और अब सांजी जब ज़ोरो को सही से देखता है तो उसे पता चलता है कि ज़ोरो की पूरे बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह कहता है, ओए आखिर तुम्हें हुआ क्या? आखिर इतना सारा खून ये यहाँ आया कैसे? क्या तुम जिंदा भी हो? आखिर यहाँ पे हुआ क्या है? और अब ज़ोरो कहता है, कुछ भी नहीं हुआ। और इस सीन के बाद वन पीस में ज़ोरो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। तुम सबका कौन है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मेक श्योर अगर तुम लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी ऑल पर सेट कर देना। थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।